नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण। और आज के कार्यक्रम में मैं मौजूद हूं बरेली जिले के फरीदपुर क्षेत्र में मौजूद म्यूज इंटर कॉलेज के प्रबंधक और डायरेक्टर श्री योगेंद्र शर्मा जी के साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ। आज ठंड काफी है, सुबह सुबह मैंने आपको 8 बजे परेशान कर दिया। नहीं, कोई नहीं। आपका जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मैंने कहा सर से मिला जाए। काफी चीजें हम लोग देख रहे हैं अभी समाज में भी चल रही हैं, स्कूलों को लेकर भी तमाम तरीके की भ्रांतियां और सब फैली हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आप एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और भारत की शिक्षा व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जाए तो शिवम, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट है जी। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए मेडिकल एजुकेशन का। भारत की जो मेडिकल की एजुकेशन है वो वर्ल्ड की सबसे टफ और बेस्ट एजुकेशन है जी। जो बच्चे भारत में के कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, नीट क्वालिफाई करने के बाद उनका इतना स्कोर नहीं होता है कि भारत में कोई कॉलेज उनको एडमिशन दे पाए। एक चीज मैं ये क्लियर करूंगा कि जो ये एमबीबीएस के एडमिशंस होते हैं ये डीजीएमई के थ्रू होते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो एडमिशन या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें जी। सारे के सारे एडमिशन डीजीएमई के थ्रू होते हैं और बहुत सारा बच्चा नीट क्वालिफाई करने के बाद भी इन कॉलेजों में एडमिशन उसको डीजीएमई नहीं देता। उन सबको एडमिशन रशिया में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, पोलैंड में, अमेरिका में, इन कंट्रीज में दे दिया जाता है जी। और भारत की जो एजुकेशन पे खर्च होता है उससे सस्ता दिया जाता है, बहुत सस्ता है उसके मुकाबले। तो रीजन यही है कि वर्ल्ड में हिंदुस्तान के, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मांग सबसे ऊपर है जी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन रहता है और सबसे अच्छी एजुकेशन हम देते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि एजुकेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की या सेकेंडरी एजुकेशन की या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें आपकी नर्सरी क्लासेस से लेकर के 12th तक आती है, सिलेबस ऑल ओवर इंडिया चाहे आप किसी भी बोर्ड में चले जाएं आईसीएसई को छोड़कर। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि आईसीएसई बोर्ड नहीं है, वो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है जी। तो वो केवल एक सर्टिफिकेट है, कोई बोर्ड नहीं है। एक उसको अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में एनसीईआरटी का ही सिलेबस रन करता है जी। चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आपका एनआईओएस हो, चाहे वो आपके स्टेट बोर्ड हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। लेकिन अब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। देखिए, जब समाज हर चीज को आर्थिक दृष्टि से देखने लगता है तो क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो कहते हैं यार पहले लोहा ज्यादा अच्छा आता था या पहले ये चीज बहुत मजबूत आती थी। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गिर गई है, टेक्नोलॉजी तो पहले से बढ़ी है। तो फिर गिरावट कहां पर आई? गिरावट इसलिए आई कि बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से हमने मार्केट में आर्थिक कारणों की वजह से क्वालिटी गिरा दी, सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, सस्ते लॉन्च कर दिए जी। ठीक है, आज भी आप अगर टिस्कॉन का सरिया लेंगे, बार लेंगे जो लिंटर में और कॉलम्स में यूज होता है, वो 8-9 हजार रुपए पर क्विंटल है। और जबकि और तमाम जो उससे कंपीट कर रहे हैं उन्होंने क्या करा कि 6,000 रुपए क्विंटल की रेंज में उतार दिया, तो उससे 3,000 रुपए
कम की लागत अपनी, क्योंकि रेट कम है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम करेंगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। यही चीज एजुकेशन के साथ हो रही है। अब एजुकेशन में क्या है कि जब बच्चा एनसी में पढ़ने जाएगा तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप महंगे कॉलेज को चूज करें, चाहे आप सस्ते कॉलेज को चूज करें। सही बात है। अगर हिंदी पढ़ाएंगे तो आ से अनार ही पढ़ाया जाएगा, आ से आम पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यही रहेगा। 1 से लेकर के 0 तक जो 10 सिंबल्स हैं वो आपको नंबर्स में बच्चे को पढ़ाने होंगे। लेकिन गार्जियन के साथ क्या हुआ कि इसी चीज को अगर कोई इंस्टीट्यूशन 500 रुपीज पर मंथ में पढ़ाएगा तो गार्जियन ये मान लेगा कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, और इसी के 5,000 और 50,000 मंथली ले लेगा तो वो कहेगा जो 50,000 ले रहा है वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। जबकि हमें देखना ये चाहिए कि पढ़ाने वाले किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तरीका कौन सा है, तरीका कौन सा है। कोई जरूरी नहीं है कि तरीका 50,000 और 5,000 और 10,000 पर मंथ फीस लेने वाले स्कूल का अच्छा हो। वो तरीका एक 500 वाले का भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हमने ये मान लिया कि हम जहां ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे वहां एजुकेशन ज्यादा अच्छी मिलेगी, और इस वजह से हुआ क्या कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन एजुकेशन की फील्ड में आ गए जो एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल। अब उन्होंने अपना स्टाफ अपॉइंट करा तो उन्होंने स्टाफ एजुकेशन पे फोकस करते हुए नहीं करा। स्टाफ स्मार्ट होना चाहिए, स्टाफ जो है वेल यूनिफॉर्म में होना चाहिए, स्टाफ डैशिंग होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं इस सबसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो स्टाफ जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन दे ले, क्योंकि वो उनका फोकस लोगों को अट्रैक्ट करने पर है। उनका फोकस कहीं से भी बच्चे का अपलिफ्टमेंट नहीं है। वो जानते हैं कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा स्टाफ स्मार्ट सा बन के बैठेगा सामने तो गार्जियन इफेक्ट हो जाएगा और वो बड़ी मात्रा में पैसे देने को तैयार होगा, बिल्कुल रेडी बैठा होगा। फेस एजुकेशन को कौन करता है? बच्चा करता है। बच्चा इन चीजों से नहीं प्रभावित हो रहा है। बच्चा इस बात से प्रभावित हो रहा है कि जब हम उसको एप्पल समझा रहे हों तो हम उसको सबसे पहले ए की साउंड क्या होती है वो बताएं, कि ए की साउंड एक कॉन्सोनेंट लगने पर क्या होती है, जैसे AN एन, AT एट, और अगर इसी कॉन्सोनेंट के बाद में फिर एक ई और लग गया तो हो गया AT एट, और AP ऐप हो गया, AP एप हो गया, लेकिन APP ऐप हो गया, और एल साउंड आ गई तो एप्पल। ये आपने अगर बताया बच्चे को और उसको एप्पल दिखाया, वो आप दिखाने की टेक्निक्स हो सकती हैं, आप वीडियो पे दिखा सकते हैं, आप उसको लाइव फ्रूट ला करके क्लास में दिखा सकते हैं। अगर ये सब आपने किया देन ही कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एप्पल, और देन आवर पर्पस इज क्लियर, ए फॉर एप्पल। It should be a connectivity between both. Yes. तो इस चीज की कहीं ना कहीं कमी है व्यवसायीकरण होने की वजह से। ये जो कमी है ये आगे चल करके बड़ा नुकसान करने वाली है। हायर एजुकेशन में भारत का मुकाबला किसी कंट्री, कोई कंट्री हायर एजुकेशन में हमारे बराबर पर नहीं है। हमारी IIT के इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में टॉप इंजीनियर्स माने जाते हैं। हमारे MBBS डॉक्टर्स, MD डॉक्टर्स, MS डॉक्टर्स, वर्ल्ड के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं। श्री राम लेने का तो नाम सबने सुना है, तो अमेरिका में कितना बड़ा हार्ट का डॉक्टर है। तो टॉप लेवल पर हम हैं, बस नीचे से बेस खराब हो रहा है समाज की इस सोच की वजह से कि जहां पैसा ज्यादा खर्च होगा वहां एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो थोड़ा सा इसकी जागरूकता की जरूरत है। कॉमर्शियल एक व्यवसाय बना लिया है शिक्षा को। जी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारे हिंदुस्तान की रही है जी। गुरुकुल के समय की जो शिक्षा थी और आज की समय की जो शिक्षा है जी, उसमें क्या अंतर है? देखिए, एक सेइंग है
और सबकी सुनी हुई है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जी, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कानून है परिवर्तन। जी, उसका नियम है। हाँ, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है। अब परिवर्तन क्यों होगा, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जी, द थिंग विच इज रेलिवेंट टुडे, वी कांट से दैट विल रेलिवेंट इन फ्यूचर। जो चीज आज उपयोगी होगी आने वाले समय भविष्य में भी वो उपयोगी रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण इसी चीज से देता हूं। पहले इंटरव्यूज, साक्षात्कार की विधा हिंदी में पढ़ी जाती थी। बिल्कुल। एकांकी विधा पढ़ी जाती थी। हाँ, मैंने किया। ठीक है। थिएटर वगैरह उससे जुड़े थे। उसकी जगह टेलीविजन आया तो एकांकी जो थे वो खत्म हुए और छोटे छोटे एकांकी एक दिन के आने लगे टेलीविजन पर। जैसे मालगुडी डेज में एक कहानी आ गई, एक दिन में खत्म हो गई। और लॉन्ग चलने वाले थिएटर्स जो 15-15, 20-20 दिन, एक महीने चलते हैं नाटक, थिएटर में पहले चला करते थे, वो वाले एपिसोड के रूप में टीवी पर आ गए। तो एक्चुअली हुआ क्या, विधा नहीं चेंज हुई है, विधा वही है, टेक्निक चेंज हुई है। और वो टेक्निक क्या चेंज हुई है कि जो थिएटर में हम जाकर के एक एक महीने तक देखते थे एक विषय के ऊपर, हाँ, ठीक है, टाइम निकाल करके, उस थिएटर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। और थिएटर जो था वो रिप्रोड्यूस नहीं होता था कि एक बार जो प्ले हो गया वो हो गया, अब दोबारा से करना है तो फिर वही कलाकार, फिर वही चीज, और दूसरे स्थिति में जाकर करना है तो फिर वहां सब लाद करके ले गए और फिर से उसको दोबारा से चालू उस पर अभिनय किया गया और उसको लाइव देखिए, बात खत्म हो गई। वो बहुत महंगा होता था। तो उसका एक तरीका आया कि आपने कैमरा लगाया और आपने रिकॉर्ड किया। अब वो जितनी बार हमें देखना होगा, एक क्लिक से हम उसको देखेंगे और एक स्क्रीन पे देखेंगे और हमें बाहर जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। तो आज रेलिवेंट क्या हुआ, टेलीविजन रेलिवेंट हो गया, पिक्चर्स रेलिवेंट हो गई। अब पिक्चर्स में भी पहले जो उसका प्रोजेक्टर आता था उसमें रील चलती थी, फिर वो रील खत्म हुई, उसकी जगह सीडी आ गया, डीवीडी आ गया और अब ऑन एयर आ गया। ऑन एयर, सही याद है, ठीक है। अब ना तो कोई सीडी बिकती है ना डीवीडी बिकती है। जिस पिक्चर हॉल में आप जाकर के पिक्चर देखते हैं पीवीआर में, वहां पर कनेक्टिविटी से आती है वो। सही बात, ठीक है। तो ये जो है, ये चेंज जो है, ये लॉ ऑफ नेचर है। और बेसिकली ये लॉ ऑफ नेचर है क्यों, वो इसलिए है कि मनुष्य जो है, और मनुष्य के अलावा किसी और जीव ने इस दुनिया में ये सब परिवर्तन नहीं किए, ये मनुष्य नहीं किए। उसके पीछे कारण ये है कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, उसमें जिज्ञासा है और उसने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक चीज के बाद दूसरी नई चीज बनाई, नई टेक्निक बनाई। और हर नई टेक्निक पिछले वाले से एडवांस थी, इसलिए पिछली वाली रेलिवेंट नहीं रही। जैसे आज हम आपसे कहें कि रिकॉर्ड प्लेयर लेकर के आओ और इतना बड़ा रिकॉर्ड लाओ एक, और उस चक्के को लगा करके गाना सुनते हैं, उसमें एक तरफ एक गाना होगा, दूसरी तरफ दूसरा गाना होगा, ठीक है। वो आज रेलिवेंट नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो इसलिए है कि ये जितनी टेक्निक्स जो है, इसका ओरिजिन वहीं से है। ग्रामोफोन का अगर इन्वेंशन एडिसन ने ना किया होता, अगर बिजली के सिंपल से फिलामेंट वाले बल्ब का इन्वेंशन एडिसन ने ना किया होता, तो एलईडी लाइट तक हम नहीं पहुंचते। अगर साउंड को रिप्रोड्यूस करने का ग्रामोफोन एडिसन ने ना बनाया होता, तो हम आज की डॉल्बी डिजिटल साउंड तक, सराउंड साउंड तक नहीं पहुंचते। तो महत्वपूर्ण है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ी रेलिवेंसी की बात आ जाती है। रेलिवेंसी में थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई कि आज हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वाणिज्य, कॉमर्स की फील्ड में चले जाए, हम साइंस की फील्ड में चले जाए, साइंस की अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाएं, तो
टेक्नोलॉजी बहुत हुई है, जैसे मेडिकल साइंस में चले गए, अब साइंस की ही फील्ड है, तो वहां पर आंखों का डॉक्टर है तो उसके लिए तमाम फिजिक्स की चीजों की जरूरत है, उसको ऑप्टिक्स मालूम होना चाहिए, लेंस का काम है, शीशे का काम है। तो ये चीजें जो हैं हमारी गुरुकुल शिक्षा में इंक्लूड हो सकती थी, लेकिन हमने इंक्लूड नहीं की, इसलिए उसकी रेलिवेंसी खत्म हुई और लोग इस शिक्षा की तरफ चले गए। लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट ऐसे हैं कि उनको इंक्लूड किए बिना ये सारी की सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि शिक्षा का जो परम उद्देश्य है वो मनुष्य को एक जानवर से इंसान बनाना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है जी। केवल एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है कि मनुष्य दूसरे जानवरों से अलग हो गया, और हमारे दिमाग में भी कभी नहीं आता है कि वी आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनिमल, हम भी तमाम हाँ स्पीसीज में से मैमल है हाँ ठीक है, लेकिन हमें कभी ध्यान भी नहीं आता इस बात का कि हम भी इन्हीं के बीच से एक जानवर हैं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें एजुकेशन ने इतना परिष्कृत कर दिया। हमारी गुरुकुल की जो एजुकेशन है वो हमें ह्यूमन बनाती है एनिमल से। वो हमें बताती है कि बड़े व्यक्ति के बीच में मत बोलो, बात मत काटो उसकी बात को ध्यान से सुनो, और अगर कोई जिज्ञासा है तो उस पर बाद में प्रश्न कर लो, तो वो अपने अनुभव से हमें बताएगा। आज के बच्चे अपने आप को अपने बड़ों से ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, इससे जनरेशन के टकराव हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। वो नमस्ते करना नहीं जानते हैं, वो पैर छूना नहीं जानते हैं, वो पैर छूने में अपना अपमान समझते हैं, वो सलाम करने में अपना अपमान समझते हैं। अपनी अपनी कल्चर है। मुस्लिम बच्चा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि सामने कोई आएगा तो हम उससे अस्सलाम वालेकुम करेंगे, और कोई हमसे अस्सलाम वालेकुम कहेगा तो हम उसको कह सके वालेकुम अस्सलाम। कोई हमसे प्रणाम करेगा तो हम उसको आशीर्वाद दे सकें। ये हमारे भारतीय दर्शन के एटिक्वेट्स हैं जी। भारत तो इन सबसे मिलकर के बना है। तो इस नई शिक्षा की जो कॉमर्शलाइज्ड शिक्षा आई, जिसकी बात पिछले उसमें आपके क्वेश्चन पे भी की थी, उसने किया क्या कि जो भारत की आत्मा थी शिक्षा में उसको खत्म कर दिया। बस ये एक समस्या है, बड़ी समस्या, कि भारत की आत्मा खत्म हो रही है एजुकेशन से। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो थी वो भारत की आत्मा को जिंदा रखती थी। तो भारत की आत्मा को जिंदा रखने वाले तत्व हम वहां से उठा सकते हैं, और आज के समय की जो रेलिवेंट चीज है वो उसमें इंक्लूड करके और एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकते हैं। शिष्य और शिक्षक का एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन आपके द्वारा ही मैंने कहीं एक स्पीच में सुना था। किसी मुझे ध्यान है, शायद हम किसी फंक्शन में थे और शायद आपके ही वित्त विहीन उसके किसी कार्यक्रम में आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त के किसी जिक्र किया। जी। तो भारत में ऐसे भी शिक्षक और शिष्य रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा महान योद्धा सिकंदर जैसा, जो जिसको कह सकते थे कि जो अभिजयी था, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको हरा के यहाँ से भेज दिया। तो वो क्या वो एक्चुअली जो विषय था जिसकी आप बात कर रहे हैं, देश में, दुनिया में, समाज में शिक्षक और शिष्य के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड बढ़िया से हो गया तो हम विश्व विजय कर सकते हैं। विश्व विजय इस उसमें नहीं कि हम लोगों के सर काट देंगे। सही बात है। विश्व विजय से मतलब ये है कि हमारी बात को दुनिया सुनेगी, उस पर अमल करेगी। उसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था कि सिकंदर जो था वो बहुत बड़ा हिस्सा इस धरती का जीतता हुआ चला आया और भारत पहुंचता है, और भारत में वो वापस लौट जाता है। क्यों? तो उसको हमने एक्सप्लेन किया था कि उसका क्या कारण है, जो प्रश्न आपने फिर से दोहराया। उसका कारण समझने के लिए कोई बहुत बड़े चिंतन की और रिसर्च की पीएचडी करने की जरूरत नहीं हमें। सिंपल सी बात है जी कि चाणक्य गुरु था,
और चंद्रगुप्त मौर्य उसके शिष्य थे। शिष्य का और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बना। कुलाधिपति थे चाणक्य उस समय, और चाणक्य के अलग अलग नाम रहे। विष्णुगुप्त शुरू में नाम था, फिर वो चाणक्य हुए, और जब उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की तो वो कौटिल्य हो गए। कौटिल्य हो गया। तो जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय वो चाणक्य थे, शनिपुत्र चाणक्य जी। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे पूरा यूनाइटेड इंडिया खड़ा कर दिया। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ भारत उनके पीछे लाकर के फौज खड़ी कर दी। और चंद्रगुप्त के पीछे खड़ी हुई उस सेना से सिकंदर लड़ा ही नहीं, लौट गया। फैक्ट ये है कि वो लौट गया। अच्छा। वो लड़ा ही नहीं जी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया उसके साथ, क्यों नहीं लड़ा? उसके पीछे कारण क्या था कि आप उसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस हो जी। सिकंदर का जो भारत में एक्सपीरियंस हुआ वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, जिसका उससे कोई एक्सपीरियंस पहले से था ही नहीं। सिकंदर जब भारत आता है और इधर आपके अफगानिस्तान की साइड से उसकी एंट्री हो रही थी इंडिया में, सिंधु रिवर की तरफ से, तो उसने वहां अपनी कैंपिंग की। और रात के बाद में जब वो सुबह उठा तो धूप खिली हुई थी। वो थोड़ा सा घूमने निकला तो उसने देखा कि एक ऋषि, एक साधु वेश में एक आदमी आंखें बंद करे हुए बैठा है, सूर्य की तरफ मुख करके मेडिटेशन कर रहा हो। जी जी। तो सिकंदर उसके सामने खड़े होते हैं जाकर के और कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर तुम्हारे सामने खड़ा है, जो मांगना है मांग लो। जी। तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो दोबारा दोहराती, फिर तीसरी बार जब दोहराते हैं तो वो आंख खोलता है और आंख खोल करके इशारा करता है कि सामने से हट जा। वो फिर कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो मांगना है मांग लो। तो वो कहता है ऋषि बिना किसी भय के, कहता कैसे मूर्ख हो? उसके यही शब्द है, हिस्ट्री में दर्ज है कि कैसे मूर्ख हो तुम, विश्व विजेता सिकंदर हो और कह रहे हो कि जो मांगना है मांग लो, और उसके बाद भी जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे नहीं रहे, उसको रोके खड़े हो। अरे भाई सुबह का समय है, मुझे धूप चाहिए, सामने से हट जाओ, यही तो चाहिए, और तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे, कैसे विश्व विजेता